नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से निर्माण प्लस के यूट्यूब चैनल पर। और उम्मीद करता हूं कि फ्यूचर के डीसी डीएसपी और सब इंस्पेक्टर सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और उनकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी, है ना। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख ही रहे हैं कि आज हम विगत 1 वर्षों के जो इसरो के प्रमुख मिशन है, प्रमुख मिशन क्या कहूं, आप 1 जनवरी 2024 से देखेंगे तो 29 दिसंबर 2025 यानी आज की जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक अगर कोई मिशन लॉन्च हुआ है तो उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस परिचर्चा को बिना समय गवाए। तो ध्यान से लास्ट तक बने रहिएगा। इस क्लास के बाद मैं आपको ये आश्वासन देता हूं कि कोई भी वीडियो और भी देखने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो जैसा कि आज का आपका पहला प्रश्न है, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 क्या है। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 अभी काफी चर्चाओं में है और आपने सुना भी होगा इसके बारे में। तो ठीक है, देखते हैं ये है क्या। तो आपके विकल्प है, ए एक मौसम उपग्रह है, कि बी एएसटी स्पेस मोबाइल द्वारा विकसित 4G 5G कनेक्टिविटी प्रदान करने वाला वाणिज्यिक उपग्रह है, या ऑप्शन सी एक सैन्य संचार उपग्रह है, या कि ऑप्शन डी पक्षियों में होने वाला एक रोग है। तो आई होप कि इतने दिन ये चर्चा का केंद्र बना हुआ है तो आप इजीली इसके उत्तर तक पहुंच गए होंगे। एग्जैक्टली जो आप गेस कर रहे हैं वही है इसका सही उत्तर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एएसटी स्पेस मोबाइल द्वारा विकसित 4G 5G कनेक्टिविटी प्रदान करने वाला वाणिज्यिक उपग्रह ही है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि 24 दिसंबर 2025 ये डेट आप याद रखो। कब? तो 24 दिसंबर 2025 की ये बात है जब इसरो द्वारा अभी तक के सबसे भारी सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। ठीक, ये एक ऐसा सैटेलाइट है जिसके माध्यम से मतलब सीधा आपके मोबाइल फोन को बिना टावर के सहायता से ब्रॉडबैंड से कनेक्ट किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, जिससे चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चिकित्सा हो, इन सब क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। ठीक, इसके माध्यम से आप बिना मोबाइल नेटवर्क के यानी कि जो टावर लगे हुए होते हैं उनके बिना 4G 5G कनेक्टिविटी से मोबाइल को इस तरह से जोड़ा जाएगा कि आप वॉइस कॉल, टेक्स्ट मैसेज, इवन वीडियो कॉल तक कर पाओगे। ठीक है, तो देखिए समझते हैं इसके बारे में। तो इसरो इसरो के किस मिशन के अंतर्गत, तो आप याद रखेंगे LVM-3। ठीक है, LVM-3M6। ठीक है, ये मिशन का नाम है। एलवीएम जो है लॉन्चिंग व्हीकल है। ठीक है, इसका ये M6 का मतलब इसका 6वां मिशन था। तो इस मिशन के अंतर्गत आप याद रखोगे यूएसए की एक कंपनी है जिसे हम एएसटी स्पेस मोबाइल कंपनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका एक वाणिज्यिक उपग्रह है। अब आप सोचो कि कभी हम अपने उपग्रह को खुद दूसरे से लॉन्च कराते थे, आज यूएसए जैसा देश हमसे लॉन्च करवा रहा है ना। तो ये अपने आप में खुद ही एक बड़ी उपलब्धि है। आप याद रखोगे जो ये उपग्रह है वाणिज्यिक उपग्रह है, ठीक है, अब तक का सबसे अधिक भार वाला, इसका नाम क्या है, तो नाम आप याद रखोगे ब्लू बर्ड। ठीक है, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 ये आपने याद रख लेना नाम इसका। ठीक, अब सबसे अधिक भार वाला क्यों कह रहा हूं, तो आप याद रखेंगे कि इसका जो वेट है, जो इसका वजन है, तो वो कितना है, तो इसके वजन को इजीली आप याद रखेंगे कि वो 6.1 टन है। ठीक है, कितना है, 6.1 टन, मतलब कि 6100 किलोग्राम। अब इसको स्थापित कहां किया गया है, प्रक्षेपित कहां किया गया है, तो जो हमारी अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के लो ऑर्बिट में। ठीक है, अर्थ के लोअर ऑर्बिट में। ठीक, लोअर ऑर्बिट में, निम्न कक्षा में इसको क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। और इसके फायदे क्या होंगे ये मैं आपको बता ही चुका हूं। ठीक है, 24 दिसंबर 2025 ये लगभग 8:55 पे। ठीक है, अब इसको 55 मिनट 30 सेकंड के आसपास, इसको 8:54 पे ही 8:54 पे ही लॉन्च किया जाना था,
लेकिन थोड़ा सा डिले हुआ। ठीक, तो आइए ये पीडीएफ में भी हाँ आपकी सारी जानकारी लिखी हुई है, इसको भी आप देख लेंगे। और एलवीएम के बारे में मैं बता दूं तो एलवीएम जो है, एलवीएम को बाहुबली जो है आपका, है ना, लॉन्चिंग व्हीकल 3 जो है, इससे पहले जीएसएलवी के नाम से भी जाना जाता था, इसे बाहुबली कहा जाता है। अभी आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे तो वहां पे मैं कुछ चीजें आपको और बताऊंगा। तो एलवीएम M3 M6 मिशन ये 6वीं उड़ान है इसकी, इस व्हीकल की। ठीक है, तो इसमें प्रक्षेपण यान कौन सा है, लॉन्चिंग व्हीकल कौन सा है, तो वही मैं बता रहा हूँ LVM 3। ये भारत का सबसे भारी भार उठाने वाला प्रक्षेपण यान है। इस मिशन का नाम मैं आपको बता ही चुका। प्रक्षेपण कब किया गया, लॉन्च कब किया गया, तो 24 दिसंबर 2025 अभी मैंने आपको बताया। और कहां से, तो आप याद रखोगे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश में है। क्लियर। और हाँ, इसकी जो एएसटी स्पेस मोबाइल कंपनी थी, ये किससे अनुबंध करती है, तो आप याद रखोगे एएसटी स्पेस जो मोबाइल कंपनी है वो इसरो की एक हमारी वाणिज्यिक शाखा है। कौन सी, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो इसके मध्य अनुबंध होता है और फिर हम क्या करते हैं, ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 को लॉन्च करते हैं। ठीक, ये आप देख सकते हो, ये आपका एलवीएम है। ठीक, क्या है ये आपका एलवीएम है, लॉन्चिंग व्हीकल है एलवीएम 3 M6। ये देखो 6वीं उड़ान जब भरी, तो इसमें देखो मैं आपको बताऊं सिंपली, तो ये होता क्या है कि ये और ये जो कॉर्नर वाले हैं, इनमें सॉलिड फ्यूल भरा होता है और इसे S200 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये जो आपका बीच वाला है ना, ये लिक्विड प्रोपेलेंट होता है। ठीक, और इसमें इसे L110 के नाम से जाना जाता है। और ये आपका क्या है, तीसरा चरण जो है, ये पहला चरण हो गया ठोस वाला S200, मिडिल वाला जो है सेकेंड चरण हो गया लिक्विड वाला, और ये C25 आपका क्रायोजेनिक इंजन है, जिसके लिए यूएसए ने इतना प्रयास किया था कि इंडिया उसे बना ना पाए। ठीक है, हाँ, ठोस वाले में आपको याद रखना है कि इसमें जो ठोस ईंधन भरा होता है तो वो हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड, ठीक है, पॉलीब्यूटाडाइन। ठीक है, पॉलीब्यूटाडाइन डाला होता है। और लिक्विड की अगर मैं बात करूं तो लिक्विड में भी आप जानते हो नाइट्रोजन के टेट्राऑक्साइड होता है, और साथ में क्या होता है, अनसिमेट्रिकल डाइमेथाइल हाइड्राजीन। ठीक, क्या होता है, अनसिमेट्रिकल डाइमेथाइल हाइड्राजीन। तो ये लिक्विड में होता है UDMH, अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्राजीन, और साथ में नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड का इसमें क्या किया जाता है, दहन किया जाता है। क्लियर। तो सिंपली आपको याद क्या रखना है कि मिशन का नाम क्या था, LVM 3 M6, 24 दिसंबर 2025, सतीश धवन। कहां से, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। हाँ, इसमें आप ये भी याद रखना कि ये जो इतनी बड़ी युक्ति होती है ना, इसी में सारी चीज इसमें कैद होती है। अब आपको मैं बता दूं, जो आपका चंद्रयान 2 था, चंद्रयान 3 था, वो भी इसी LVM 3 यानी कि GSLV, इसको पहले 2022 तक इसका नाम क्या था, तो 2022 तक आप याद रखोगे इसका नाम था GLSV Mark 3। ठीक, तो इसी के द्वारा पहले चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 जैसे मिशन भी संपन्न हुए हैं। क्लियर। तो अब देखते हैं आगे ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 उपग्रह के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो इसे निम्न पृथ्वी कक्षा यानी कि अर्थ के लोअर ऑर्बिट में प्रक्षेपित किया जाएगा, और यह सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह है अभी तक जो प्रक्षेपित किया गया है। इसका उद्देश्य मैं आपको बता ही चुका हूं कि मोबाइल को सीधे कनेक्टिविटी प्रदान करना, जिससे विशेष ग्राउंड स्टेशनों जैसे पहाड़ी एरिया है, जंगल हैं, वहां पे आवश्यकता के बिना ही किसके, विशेष ग्राउंड स्टेशनों की आवश्यकता के बिना, मतलब जैसे जो टावर वगैरह हैं, उनके आवश्यकता के बिना ही मोबाइल फोन को सीधा 4G और 5G कनेक्टिविटी प्रदान करना है। ठीक है, इसका विकास किसने किया है, तो आप याद रखोगे जो ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट है आपका, वो यूएसए के एएसटी स्पेस मोबाइल के द्वारा डेवलप किया गया है। एक कंपनी है यूएसए में एएसटी स्पेस मोबाइल,
उसने इसे डेवलप किया है। अगर इसके मैं वेट की बात करूं, वजन की बात करूं, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि 6.1 टन मीन्स 6100 केजी, किलोग्राम इसका वेट है। क्लियर? तो देखिए इसमें मुझे हमें याद क्या क्या रखना है, तो सीधी सी बात, सिंपल सी बात आपको याद रखना है कि ये जो ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 है क्या, तो ये एक वाणिज्यिक उपग्रह है, अभी तक सबसे भारी उपग्रह है जो कि पृथ्वी के निम्न कक्षा में प्रक्षेपित किया गया है ना। इसको ले जाने वाला जो लॉन्चिंग व्हीकल था वो कौन सा था, आप याद रखोगे LVM M3, ये सामने है आपका। ठीक, कहां से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। क्लियर? किसने डेवलप किया था? AST स्पेस मोबाइल USA ने किया था। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की ओर, है ना। तो ये रहा आपका दूसरा प्रश्न, CMS-03 या GSAT-7R किस प्रकार का उपग्रह है? आपके विकल्प हैं, A नेविगेशन उपग्रह है, या B पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, ऑप्शन C संचार उपग्रह है, या ऑप्शन D मौसम उपग्रह है। देखते हैं इसकी डिटेलिंग, फिर आएंगे अपने आंसर तक। तो CMS-3 देखिए ये है क्या, तो ये एक प्रकार का संचार उपग्रह है, लेकिन डेवलप किसके लिए किया गया है? इंडियन नेवी के लिए किया गया है। ठीक है, इसमें आप याद रखेंगे कि इंडियन नेवी जो हमारी इंडियन ओशन वाले एरिया में इंडियन नेवी को सुरक्षित वॉइस, डेटा और वीडियो संचार सुविधाओं की उपलब्धता हो सके, इसके लिए क्या है, CMS-03 जिसे GSAT-7R भी कहा जाता है, ये GSAT-7 रोहिणी को रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ जानकारी। तो CMS-03 जिसे GSAT-7R के नाम से भी जाना जाता है, यह भारतीय नौसेना के लिए स्वदेशी रूप से विकसित की गई, यानी इंडिजेनस टेक्निक से यह विकसित की गई है। ठीक है, जैसा कि हमारा क्रायोजेनिक इंजन भी इंडिजेनस ही है, स्वदेशी है। ठीक, तो यह भारतीय नौसेना के लिए स्वदेशी रूप से विकसित एक मल्टी बैंड संचार उपग्रह है जो भारतीय महासागर क्षेत्र में सुरक्षित वॉइस, डेटा और वीडियो संचार की सुविधाओं को प्रदान करेगा। अगर हम बात करें कि इसे कब प्रक्षेपित किया गया है ना, कब लॉन्च किया गया, तो आप याद रखोगे इसे लॉन्च किया गया 2 नवंबर 2025 को। 2 नवंबर 2025 को GSAT-7R या कि CMS-03 को लॉन्च किया गया है, और इसे कहां पे प्रक्षेपित किया गया है, तो जियो ट्रांसफर ऑर्बिट, जो हमारे पृथ्वी की जियो ट्रांसफर ऑर्बिट है उसमें प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, प्रक्षेपण स्थल वही है अपना सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। प्रक्षेपण यान LVM-3 ही है, लेकिन M5 रॉकेट क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये इसका 5वां मिशन था। छठवां कौन सा था, तो छठवां भी हमने 24 दिसंबर 2024 वाला ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 वाला देखा, तो अब उससे जस्ट पहले M5, अब कोई और होगा इससे पहले M4। ठीक है, क्योंकि हमारा क्रम 1 जनवरी 2024 से 24 दिसंबर 2025 तक नहीं चल रहा है, हम 24 दिसंबर 2025 से 1 जनवरी 2024 तक ऐसे अवरोही क्रम में अपनी घटनाओं को देखते आ रहे हैं। ठीक है, तो अब आप याद रखोगे 2 नवंबर 2025 को जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में प्रक्षेपित किया गया, अपना लॉन्चिंग व्हीकल वही था, LVM-3 है ही। ठीक है, M5 आपको ये मिशन का पूरा नाम हो जाएगा, LVM-3 M5 मिशन। ठीक, इसको डेवलप किसने किया था, तो आप याद रख लोगे कि जो CMS-03 या जिसे हम GSAT-7R का नाम दे रहे हैं, तो ये इसरो के द्वारा ही डेवलप किया गया है, इसरो के द्वारा ही डेवलप किया गया है। ये भी जानकारी आप याद रखोगे कि इसरो के द्वारा डेवलप किया गया, और इसका वेट 4410 किलोग्राम है। कितना है वेट, तो 4410 किलोग्राम। ठीक है, इस मिशन के अगर मैं जीवन काल की बात करूं कि ये मिशन कब तक ऐसे चलता रहेगा, तो आप देखोगे कि ये 15 वर्षों तक। ठीक है, प्रतिस्थापन मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि वर्ष 2013 में हमने लॉन्च किया था 1 दशक पुराने GSAT-7 रुक्मिणी को, तो इसको ये प्रतिस्थापित कर देगा। ठीक है, तो इसके बारे में आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, सीधा इसका CMS-03 इंडियन नेवी के लिए इंडिजेनस रूप से है ना, एक प्रकार का संचार उपग्रह है, इंडिजेनस रूप से डेवलप किया गया, और इसका
दूसरा नाम GSAT 7R भी है। 2 नवंबर को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र LVM 3 इसका लॉन्चिंग व्हीकल था। मिशन का नाम LVM 3M5 था। ठीक है, डेवलप किसने किया? तो इसरो ने ही डेवलप किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न, निसार उपग्रह मिशन किन 2 अंतरिक्ष एजेंसियों का संयुक्त मिशन है? निसार एक उपग्रह मिशन है, तो उसे किन 2 अंतरिक्ष एजेंसियों ने मिलकर स्टार्ट किया है, ये हमें बताना है। तो आपके विकल्प हैं, ऑप्शन ए इसरो और रोसकॉस्मोस, नासा और CNSA, या कि इसरो और नासा, या कि ESA और इसरो। तो एग्जैक्टली इसका सही उत्तर आप पहुंच गए होंगे, है ना, सही उत्तर तक। और नहीं भी जानते ऐसे अभ्यर्थी जिनको सही उत्तर नहीं पता, तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसरो और नासा। इसके पहले वाले का उत्तर अब आपको मिल ही गया होगा, पहले वाले प्रश्न का, है ना। तो अब देखिए इसके बारे में हम जानते हैं, निसार मिशन है क्या? तो निसार मिशन क्या है? पृथ्वी का एक अवलोकन मिशन है। ठीक है, अवलोकन उपग्रह है। इसमें होता क्या है कि पृथ्वी के आसपास सैटेलाइट को हम क्या कर देते हैं? प्रक्षेपित कर देते हैं, और हम पृथ्वी के विजुअल्स लेते रहते हैं, है ना, ड्यूरिंग मतलब आप कहो कि कोई डिजास्टर वगैरह है वैसे, या कितने वन हैं, ये वृक्षावरण कितना है, वनाच्छादन कितना है, ये सारी मैपिंग, या पृथ्वी की हम बीच बीच में जो फोटो क्लिक करते हैं, जानकारियां एकत्र करते हैं, तो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह के माध्यम से ही करते हैं। और निसार भी आपका एक अत्याधुनिक, है ना, अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इसका पूरा नाम देख लो आप, निसार का पूरा नाम क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार। निसार का पूरा नाम क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार। इसमें दो आवृत्तियों वाले राडार लगे हैं, आपको मैं बता दूं। इसमें एक तो L बैंड लगा है और दूसरा S बैंड लगा है। L बैंड निर्मित किया गया है नासा के द्वारा, और S बैंड को निर्मित किया है किसने? इसरो ने। तो L बैंड में देखो वन आच्छादन, वृक्षावरण वगैरह देखोगे, और इसमें फसलें वगैरह S बैंड में। अभी आगे हम इस पे चर्चा करेंगे, तो ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। निसार एक अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन है। इसका पूरा नाम, निसार का कभी पूछे तो पूरा नाम आप देख लेना, नासा इसरो। N से नासा, I से इसरो, S से सिंथेटिक, A से एपर्चर, और R से राडार। हो गया निसार। क्लियर? अब देखो प्रक्षेपण तिथि क्या है इसकी, यानी कि कब इसको लॉन्च किया गया? 30 जुलाई 2025 को लॉन्च किया गया। इसका प्रक्षेपण यान, निसार का प्रक्षेपण यान, तो निसार को किस पे बैठाया गया? आप याद रखोगे, निसार का प्रक्षेपण यान GSLV F-16 है। GSLV F-16, GSLV F-16 से निसार को प्रक्षेपित किया गया। निसार को किससे प्रक्षेपित किया गया? तो आप याद रखोगे, निसार को GSLV F-16 से प्रक्षेपित किया गया। GSLV F-16 से किसको प्रक्षेपित किया गया? निसार को प्रक्षेपित किया गया। और निसार का प्रक्षेपण यान कौन सा है? GSLV F-16 है, ये आपको याद रखना है। अगर इसके वेट की मैं बात करूं तो इसका वजन 2392 यानी 2392 kg है। किस ऑर्बिट में? इंपॉर्टेंट है निसार सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में। ठीक, सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में इसको स्थापित किया गया है, यानी सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा। अच्छा, सन सिंक्रोनिक जो ध्रुवीय कक्षा है, इसका मतलब क्या हो गया? सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय आपकी जो कक्षा है, इसका क्या मतलब है? तो ये सन है आपका, ये कोई सैटेलाइट यहाँ पे लगा दिया गया, तो मतलब ये सन के बिल्कुल समानांतर मूव करेगा। ये आपको याद रखना है कि जैसे सन जहां पे एक स्थापित हो गया लगभग, वहीं पे ये आपको ऐसे सूर्य के साथ दिखेगा। क्लियर? तो ये सन के साथ ये भी घूमता जाएगा। ठीक है, सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा में इस मिशन की अवधि 5 साल है। 5 साल है। देखिए इसमें ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। इसका आप चाहो तो फुल फॉर्म, चाहो क्या याद ही रख लेना। निसार का कभी फुल फॉर्म आपसे पूछ ले, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, ये याद रख लेना। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर राडार। ठीक, 30 जुलाई 2025 GSLV प्रक्षेपण यान,
GSLV F16 और सन सिंक्रोनस। ठीक, अब देखो तकनीकी सुविधाओं की जो मैं बात कर रहा था कि इसमें ड्यूअल बैंड सिंथेटिक अपर्चर राडार का उपयोग किया गया है, जिसमें एल बैंड मैंने आपको बताया था नासा द्वारा, ये आप देख सकते हो, वन आच्छादन, बर्फ, मिट्टी, बायोमास और जमीन के बदलावों का अध्ययन। तो कभी बर्फ हो गया, मिट्टी हो गया, वन हो गया, जमीन के अंदर जो बदलाव हो रहे हैं, इनके अध्ययन के लिए तो आप एल बैंड का नाम लेंगे। एल बैंड नासा के द्वारा डेवलप किया गया है। हाँ, ये चीज मैं डीप में इसलिए बता रहा हूं कि ना सिर्फ एमसीक्यू में ऐसे चीजों का प्रयोग आप कहां कर सकते हो, तो अपने मेंस में आंसर राइटिंग में कर सकते हो, जीआईएस जीपीएस वाले टॉपिक में। ठीक है, तो एल बैंड जो है वन आच्छादन, बर्फ, मिट्टी, बायोमास, जमीन आदि के बदलावों के अध्ययन के लिए उपयोगी है। और एस बैंड को किसने डेवलप किया, हो सकता है एमसीक्यू में पूछ ले एल बैंड को किसने, निसार में एल बैंड को किसने ने डेवलप किया, तो आप नासा याद रखोगे। एस बैंड को किसने, तो एस बैंड को इसरो द्वारा, किसकी निगरानी के लिए, तो फसल, रामसर साइट यानी कि ये आर्द्र भूमियां आपका लिखा है, और सतही यानी कि जो सरफेस के फीचर्स हैं इनकी निगरानी के लिए इसको उपयुक्त माना जाता है। क्लियर, तो निसार से आप याद रखोगे नासा, इसरो, सिंथेटिक अपर्चर राडार, दो बैंड होते हैं, एल बैंड, एस बैंड। एल बैंड को जो कि वन आच्छादन, भूमि, जमीन के अंदर बर्फ, इन सब की निगरानी करेगा, उसे नासा ने विकसित किया है। और दूसरा एस बैंड है जो कि सतही विशेषताओं की निगरानी करेगा, फसलों की निगरानी करेगा, रामसर साइट्स की निगरानी करेगा। एस बैंड उसको किसने डेवलप किया है, तो उसको इसरो ने डेवलप किया है। ठीक है, और निसार मिशन को कब, तो आप याद रखोगे 30 जुलाई 2025 को GSLV F16 से प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, यहाँ पे आप देख भी सकते हो, मैंने आपको पीपीटी में दे भी दिया है। तो ये इसरो प्रोवाइड्स, मतलब जो भी रेड कलर में आपको बाद में देख लेना दिखेगा वो इसरो के द्वारा बनाया गया है, और नासा प्रोवाइड्स ये ग्रीन कलर का, तो ग्रीन कलर में जो जितनी भी जानकारी है वो नासा के द्वारा। ठीक, नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है, तो अमेरिका की है। हाँ, कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि इसरो की स्थापना कब हुई है और वर्तमान में इसके निदेशक कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएंगे। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। PSLV C61 मिशन का उद्देश्य क्या था, चंद्रयान मिशन भेजना, EOS का मतलब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, 9 या जिसे रिसेट 1B भी कहा जाता है, पृथ्वी का अवलोकन उपग्रह को कक्षा में स्थापित करना, ऑप्शन सी मंगल ग्रह पर रोवर भेजना, या ऑप्शन डी भारत के उपग्रह संचार नेटवर्क का विस्तार करना। तो PSLV C61 मिशन का उद्देश्य क्या है, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मैं आपको बता दूं, उसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो PSLV C61 मिशन है क्या, तो देखिए यह एक उन्नत भारतीय रिमोट सेंसिंग उपग्रह है। कौन, PSLV C61, ठीक है, जो सी बैंड सिंथेटिक अपर्चर राडार SAR से सुसज्जित है तथा सभी मौसमों, चाहे बादल हो, वर्षा हो, कोहरे हो, अंधेरे हो, इन सबको भेदते हुए दिन रात इन तमाम मतलब बाधाओं के बाद भी वो पृथ्वी की इमेजिंग करने में क्या है, सक्षम है। मतलब कि जो PSLV C61 है वो भारत का एक ऐसा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है कि कितना भी मतलब खराब से खराब मौसम हो, कोहरा हो, घना है ना, इन सब को भेद कर वो पृथ्वी का क्या कर लेगा, छवि ले लेगा, छवि कैप्चर कर लेगा, पिक्चर कैप्चर कर लेगा, ठीक है, फोटो क्लिक कर लेगा। सिंपली आप याद रखोगे। ठीक, अब इसे भूमि उपयोग या मानचित्रण, जल विज्ञान, आपदा प्रबंधन, कृषि वानिकी और तटीय सुरक्षा सहित विविध अनुप्रयोगों के लिए डिजाइन किया गया है। मेंस के लिए भी ये पॉइंट आप उपयोग कर सकते हैं। तो इसे भूमि उपयोग, मानचित्रण, जल विज्ञान, आपदा प्रबंधन, कृषि वानिकी तथा तटीय सुरक्षा सहित विविध अनुप्रयोगों के लिए डिजाइन किया गया है। हाँ, अब प्रीलिम्स बूस्टर, जहां से आपके प्रीलिम्स में प्रश्न बन सकते हैं, तो आप याद रखेंगे PSLV C61 जिसका अन्य नाम क्या है, EOS 09 या रीसेट 1B, EOS 09 या रीसेट 1B। EOS का मतलब क्या है, ई से आप याद रखेंगे अर्थ, ई से
अर्थ मतलब पृथ्वी, ओ से ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन, OBSER, ऑब्जर्वेशन, ठीक, सैटेलाइट, सैटेलाइट, ठीक है। तो EOS याद रखेंगे, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है ये, ठीक। EOS 9 वो 9वें नंबर का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, किस नंबर का, 9वें नंबर का। इसका अन्य नाम एक रिसैट 1 भी है, इसे PSLV C61 भी कहा जाता है, क्योंकि इसका ये मिशन का नाम है, ठीक है। मिशन का क्या नाम है, तो मिशन का नाम है PSLV C61, ठीक। और इसमें हमने किन उपग्रहों का प्रयोग किया है, तो आप याद रखोगे रिसैट 1B या कि EOS 09 का। यह 101वां मिशन है इसरो का और 63वां मिशन है PSLV का, ठीक। PSLV का 63rd नंबर का, 101 नंबर का, 101 नंबर का मिशन ये इसरो का है। इसे कब भेजा गया, तो 18 मई 2025 को। किस लॉन्चिंग व्हीकल के जरिए, PSLV C61, वो नाम से ही स्पष्ट है यह मिशन विफल था। इसलिए भी आपके यहां से प्रश्न बन सकता है कि फेल मिशन कौन सा था, तो फेल वाला मिशन PSLV C61 या कि EOS 09 या रिसैट 1V के नाम से आ जाए तो आप याद रखोगे ये फेल था, ठीक है। 2 चरण इसके सक्सेस हो गए थे, तीसरे चरण में ये फेल हो गया था। फिर अगला है आपका प्रश्न, क्या NVS 02 उपग्रह किस उद्देश्य के लिए लॉन्च किया गया है, मौसम पूर्वानुमान के लिए, ऑप्शन बी सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम के लिए, ऑप्शन सी अंतरिक्ष विज्ञान के लिए, या ऑप्शन डी संचार सेवाओं के लिए। तो NVS देखो ये नेविगेशन सैटेलाइट ही होते हैं, नाम से ही स्पष्ट है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब इसके बारे में हम देखते हैं, GSLV F15 के नाम से भी इसको जाना जाता है इस मिशन को, क्योंकि ये GSLV के F15 प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया है, ठीक है। NVS 02 मिशन या GSLV F15 अगर पूछ ले तो ये इसरो का 100वां प्रक्षेपण था, ठीक। कब, तो 29 जनवरी 2025 को, 29 जनवरी 2025 को प्रक्षेपित किया गया। कहां से, तो वही अपने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। प्रक्षेपण यान ऊपर ही आप देख चुके हो, GSLV F15 के द्वारा। इसमें जो सैटेलाइट भेजा गया उसे NVS 02 नाम दिया गया, यह दूसरे क्रम का था, ठीक है। नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टेलेशन, यही है। जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में इसको स्थापित किया गया है NVS 02 को, और यह भारत के सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम का एक हिस्सा है, ठीक है। सैटेलाइट जो नेविगेशन सिस्टम है इंडिया का, ये क्या है, तो ये उसका एक हिस्सा है। ये पहले ही जानकारी आपको दे दी गई है। इसे भारत में GPS जैसे नेविगेशन सुविधाओं और अधिक सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। NVS सीरीज की मैं बात करूं तो NVS 01, 02, 03, 04 ऐसे करके लगभग 05 तक उपग्रहों की जो उपग्रह हैं वो निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ठीक है। NVS 02 इस सीरीज का दूसरा उपग्रह है, यह भी मैंने बताया। यह भारतीय भूभाग से 15 किलोमीटर तक के क्षेत्र को कवर करता है, 1500 किलोमीटर, ठीक है, 1500 तक के किलोमीटर। अब ये सैटेलाइट जो नेविगेशन के लिए लगाया गया है, और सपोज ये है अपना प्यारा भारत, तो ये सिर्फ हमारे इंडिया को ही कवर नहीं करेगा, बल्कि इसके साथ साथ 1500 किलोमीटर की अधिक दूरी पर भी ये निगरानी करेगा, ठीक है, नेविगेशन करेगा, नेविगेट करेगा, ठीक। तो इसमें ज़्यादा याद नहीं रखना है किस प्रक्षेपण यान से, GSLV F15 से, ठीक। इसका नाम तो GSLV F15 NVS 02 तो नेविगेशन से संबंधित है। 29 जनवरी को श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक। देखते हैं अगला प्रश्न, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको MPPSC या कि उससे रिलेटेड अन्य किसी कोर्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो या परचेस करना है, तो आप निर्माण प्लस ऐप पर जाके उन कोर्स को परचेस कर सकते हैं। और संजय सर जो कि MPPSC
के लिए या अन्य एग्जामों के लिए एमपी स्पेशल जो करंट अफेयर की पीडीएफ आप लोगों को हर वर्ष फ्री में प्रोवाइड करवाते हैं, वो इस वर्ष इसी ऐप पे अपलोड कर दी गई है। और इस किस कॉलम में कहाँ मिलेगी आपको, तो उसमें एक कॉलम बना है संजय सर स्पेशल के नाम से, तो वहाँ जाके आप उसको कर सकते हैं रीड। जिसके भी पास ये निर्माण प्लस ऐप नहीं है, आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं इसको फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो और दूसरा हम ऐसे बता दूं कि ऐसे अभ्यर्थी जो निरंतर प्री दे रहे हैं, कंटिन्यू प्री दे रहे हैं, मल्टीपल प्री देने के बाद भी उनका प्री का एग्जाम नहीं निकल पा रहा है, प्री वो क्रैक करने में असमर्थ हैं, जिससे उनका डीसीडीएसपी बनने का सपना अधूरा रह जा रहा है, तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए निर्माण आईएएस ने एक प्रीलिम्स ओरिएंटेड, ठीक है, क्या स्टार्ट किया है, पीटी ओरिएंटेड। तो आप याद रखोगे एक प्रीलिम्स ओरिएंटेड हमने स्टार्ट की है क्या, मेंटोरशिप प्रोग्राम, ठीक है। और इस मेंटोरशिप प्रोग्राम का अगर आप क्वालिटी चेक करना चाहते हैं, डेमो चेक करना चाहते हैं, तो इसी चैनल पे जहां करंट अफेयर आप देख रहे हैं निर्माण प्लस यूट्यूब चैनल पे, वहां जाके इसके वीडियो पड़े हैं, वहां से आपके क्वालिटी चेक कर सकते हो। 90+ के दम के नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी। अच्छा, इसमें आपको मिलेगा क्या, तो 66 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि श्री संजय गुप्ता सर के द्वारा हर वर्ष बनाए जाते हैं, मतलब शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं और यहीं से प्रश्न भी आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इसको लाइव आपको पढ़ाया जाएगा, प्रीलिम्स टारगेटेड रिकॉर्डेड कोर्स दिया जाएगा, लाइव एमसीक्यू प्रैक्टिस कराई जाएगी, ठीक है, और कंप्लीट प्रीलिम्स ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज भी आपको दी जाएगी। हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको ये कोर्स के साथ साथ प्रीलिम्स की सारी बुक्स भी निर्माण आईएएस की मिल जाए, तो आपको पे करने होंगे 3999, ठीक है, जिनमें हम आपको 3200+ एमआरपी की क्या बुक उपलब्ध कराएंगे, तो 3200+ एमआरपी की पीटी की बुक आपके घर कुरियर की जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपको सिर्फ कोर्स लेना है, बुक आपके पास ऑलरेडी है, बुक आप नहीं लेना चाहते, तो आपको पे करने होंगे ओनली 2199। सीट लिमिटेड है, टाइम भी लिमिटेड है, तो जल्दी ही आप सही जगह से एक अच्छी गुणवत्ता वाला कोर्स परचेस करके अपनी तैयारी स्टार्ट करें, ठीक है। ये कोर्स कंटिन्यू है। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न, ठीक है। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न, मिशन स्पेडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला आपका स्टेटमेंट है इसे इसरो ने लॉन्च किया, दूसरा इसे PSLV-C60 रॉकेट से लॉन्च किया गया, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। आपके विकल्प हैं ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी सही उत्तर है ना, कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है, तो ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। तो देखिए मैं आपको उत्तर पहले ही बता दूं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 1 और 2 दोनों सही है, इसरो ने इसे लॉन्च किया है और PSLV-C60 रॉकेट से लॉन्च किया है, ठीक है। तो देखिए स्पेडेक्स मिशन कब लॉन्च किया गया, तो आप याद रखोगे 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया स्पेडेक्स मिशन, 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया, लेकिन डॉकिंग में सफलता इसको 16 जनवरी 2025 को मिलती है, ठीक है। 16 जनवरी 2025 को इसको डॉकिंग में सफलता मिलती है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था इस मिशन को लॉन्च करने का, तो देखो अंतरिक्ष यान को डॉक करने और अनडॉक करने के लिए आवश्यक जो प्रौद्योगिकी है उसका विकास और प्रदर्शन करना था, इसके उद्देश्य से इसको लॉन्च की गई थी। अब यहाँ पे एक शब्द होगा डॉकिंग या डॉक अनडॉक, मैं समझ रहा हूं आपके तनाव का स्तर बढ़ गया होगा कि आखिर ये है क्या। तो मैं बता दूं, डॉकिंग का मतलब सिंपली आप इतना याद रखोगे कि एक ही कक्षा में 2 उपग्रह साथ में एक उतनी ही तीव्रता से घूमे जा रहे हैं, तो उनको करीब लाना, करीब लाने के बाद आपस में जोड़ना। सिंपली आप इसे याद रखोगे कि जैसे ट्रेन के डिब्बे होते हैं, ट्रेन के डिब्बों को आपस में जोड़ा जाता है, वो डॉकिंग प्रक्रिया ही कहलाती है। उसे हम जब स्पेस में करेंगे तो वो डॉकिंग कहलाएगी, ठीक। अनडॉक का मतलब क्या होता है कि 2 जो आपस में जुड़े हुए सैटेलाइट है ना, उनको अलग अलग कर देना, ये अनडॉक होता है, क्लियर। तो डॉक आप सिंपली समझ गए होंगे, 2 अलग अलग सैटेलाइट्स को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया, जैसे कि ट्रेन के डिब्बों को आपस में जोड़ा जाता है। तो अगर हम
ट्रेन के डिब्बों की ही भांति सैटेलाइट को, स्पेस में सैटेलाइट को आपस में जोड़ दें तो वो डॉकिंग कहलाएगी। क्लियर? बढ़ते हैं फिर आगे देखते हैं। तो स्पेसएक्स मिशन 30 दिसंबर 2024 को, डॉकिंग में सफलता हमें कब मिलती है? 16 जनवरी 2025 को। कहां से हमने इसको लॉन्च किया था? वही अपना सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। ठीक है, अब देखते चलो श्रीहरिकोटा, अभी तक यहीं से हम लॉन्च कर रहे हैं। और प्रक्षेपण यान क्या था इसका? लॉन्चिंग व्हीकल, तो नाम से ही स्पष्ट है ना, PSLV C60, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C60, PSLV C60। ठीक है, डॉकिंग कक्षा इसकी कितनी थी? तो 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर लो अर्थ ऑर्बिट पे थी। ठीक है, 2 उपग्रह इसमें प्रक्षेपित किए गए हैं, एक SDX-01 जिसे चेजर के नाम से जाना जाता है, और दूसरा टारगेट है, एक चेज करने वाला है चेजर जिसको SDX-01, और एक आपका टारगेट है जिसको SDX-02 के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक का वजन लगभग 220 किलोग्राम है, ये आप याद रखोगे। और साथ ही साथ ये वहां पे निरंतर वर्क करते रहे। इसके लिए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जैसे सोलर पैनल है, लिथियम आयन बैटरी है ना, इन सब के साथ लैस करके इसको भेजा गया है। ठीक, ताकि इसको ऊर्जा वहां पे मिलती रहे। तो स्पेस डेक्स मिशन मैंने आपको बताया लॉन्च कब किया गया? 30 दिसंबर 2024। डॉकिंग में सफलता 16 जनवरी 2025। डॉकिंग क्या है? आप ट्रेन के डिब्बे से याद रखोगे, जिसे जैसा मैंने आपको उदाहरण देके समझाया कि आपस में ट्रेन के डिब्बे जुड़े होते हैं। ठीक, दोबारा बताऊंगा नहीं, जिसको नहीं समझ में आया होगा बाद में वीडियो को पीछे जाके करके आप देख के समझ सकते हो। और कहां से लॉन्च किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रोवा 3 मिशन निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? आपके विकल्प हैं, ए नासा, बी इसरो, सी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, या ऑप्शन डी जापान की अंतरिक्ष एजेंसी। तो इसका भी बेहद इजी प्रश्न है। ठीक है, प्रोवा 3 मिशन क्या है, किससे संबंधित है, ये हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूं कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से ही संबंधित है ना। अब इसके बारे में हम समझते हैं। प्रोवा 3 मिशन जो है, तो ये है क्या? तो सूर्य जो है अपना सन है, तो इसके जो बाहरी परत होती है यानी कि कोरोना, ये अपना सन है ना, तो सन की जो आउटर लेयर है, यानी कि सन की आउटर लेयर यानी कि कोरोना, तो कोरोना के अध्ययन करने के लिए एक मिशन भेजा गया। कोरोना आपका जो वायरस आया था कोविड-19, वो मत समझ लेना। सन की, सूर्य की आउटर लेयर को कोरोना के नाम से जाना जाता है। और उसे स्टडी करने के लिए हमने जिस मिशन को भेजा था उसका नाम क्या है? प्रोवा 3 मिशन। ठीक है, इसको कब लॉन्च किया गया? तो 5 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया, ये आपको याद रखना है। और इसकी लॉन्चिंग व्हीकल जो थी PSLV C59, PSLV C59। तो C60 कौन सी थी? अभी हमने जो देखा डॉकिंग के लिए जो यूज की गई थी। प्रक्षेपण स्थल सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, इसको विकसित या डेवलप किसने किया, डिजाइन किसने किया? तो याद रखोगे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। ठीक है, बस प्रोवा से याद रखना सन का वो भी कौन सा? आउटर लेयर यानी कि कोरोना, उसको स्टडी करने के लिए दिसंबर 2024 में यानी 5 दिसंबर को। कहां से? तो ये तो आपको अभी इस क्लास में याद रखने की जरूरत है नहीं, एक बार देख लिए तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र बार बार आ रहा है। लेकिन प्रोवा से आप ये जरूर इसको स्टार लगा लो, याद रखोगे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो SSLV ये एक लॉन्चिंग व्हीकल है, D3 है ना, या इसी को अभी हमने EOS-9 देखा था ना, EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 8। मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? चंद्रमा पर मानव भेजना, लघु उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करना, मंगल ग्रह पर पानी खोजना, या अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लेके आना। इसके नाम से ही स्पष्ट है। ठीक, पहले SLV होता है लॉन्चिंग व्हीकल, ASLV होता है, आप भी पढ़े ही होंगे, PSLV होता है, GSLV होता है ना।
तो इसका मतलब है कि ये सबसे छोटा है, यानी कि पृथ्वी की जो निचली कक्षा है वहां पे जो छोटे छोटे सैटेलाइट हैं उनको स्थापित करने के लिए उपयोग ये मिशन स्टार्ट किया गया था। ठीक, इसके बारे में देखो, ये EOS 8 मिशन के नाम से भी जाना जाता है। 16 अगस्त 2024 को ये लॉन्च किया गया। कहाँ से? फिर से वही अपना स्पेस स्टेशन है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा यानी कि आंध्र प्रदेश। इसका जो व्हीकल था, लॉन्चिंग व्हीकल, SSLV D3 है, मतलब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका नाम ही है ना, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जब इसका नाम ही है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो ये स्मॉल सैटेलाइट्स को ही तो वहां पे प्रक्षेपित करेगा, ये भी आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या है? SSLV की क्षमता का प्रदर्शन, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 को 475 किलोमीटर की LEO यानी कि लोअर अर्थ ऑर्बिट, है ना, पृथ्वी की जो निम्न कक्षा है उसमें स्थापित करना। आप आपदा प्रबंधन और नई उपग्रह तकनीकों जैसे एक्स बैंड, सोलर सेल, बैटरी प्रबंधन, ठीक, इन सब का परीक्षण करना है। तो सिंपली आप रखोगे याद, इसके नाम से भी स्पष्ट है, लघु उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करना। कब इसको भेजा गया? 16 अगस्त 2024 को भेजा गया। कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष जो केंद्र है आपका श्रीहरिकोटा, वहां से भेजा गया। इसका जो प्रक्षेपण यान था ना, तो कई बार आप लोग देखते नहीं हो, पर जो मिशन का नेम होता है तो उसी में लिखा होता है। जैसे PSLV, अभी मैंने आपको शुरू में जो ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 का बताया, तो उसका भी मिशन का नाम क्या है? LVM3M6। अब देखो, ये जो होता है M6 मतलब ये इतना तो आप याद रख लो कि ये हो गया आपका लॉन्चिंग व्हीकल का नाम। ये LVM, ये लॉन्चिंग व्हीकल का नाम हो गया, और ये इस लॉन्चिंग व्हीकल के द्वारा 6वें नंबर का मिशन। तो सब में यही आता है। इसमें भी देखो आपके प्रश्न में ही है SSLV D3 EOS 08। तो अब यहां से आप समझ जाया करो, आपके प्रश्न में भी आ गया। कभी कभी वो इनडायरेक्टली आपकी जो बुद्धिमत्ता है उसको चेक करने के लिए पूछ भी सकता है। क्लियर? और याद करने में भी आपको इजी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। इनसैट 3DS उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान या लॉन्च व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया? हाँ, एक चीज आपको मैं और बता दूं कि ये जो आपके सैटेलाइट या स्पेस टेक्नोलॉजी है, डिफेंस टेक्नोलॉजी है, तो इनकी एक मैं ट्रेडिशनल क्लास लेके आ जाऊंगा और उसमें आपको कौन सा इंजन कैसे वर्क करता है सारी चीजें बता दूंगा। ठीक है, तो देखो, इनसैट 3DS उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा लॉन्च किया गया? PSLV C58, GSLV Mach 3, GSLV F14 या SSLV D2। इसका उत्तर अब हम देखेंगे पूरी डिटेलिंग के बाद। ठीक है, इसको आपको कमेंट में भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखिए इसका नाम क्या है, ये यहाँ पे देखो। अब वहां पे मैं उत्तर पहले इसीलिए नहीं बताया कि पहले यहां से उत्तर निकालना सीखो आप। GSLV F14 है, या फिर इसको इस नाम से भी ये पूछ सकता है, इनसैट 3D मिशन। ठीक है, तो अब यहां से तो क्लियर हो गया ना, लॉन्चिंग व्हीकल कौन सी है? GSLV की F14 सीरीज। क्लियर? अब कब ये प्रक्षेपित की गई, कब लॉन्च की गई? तो 17 फरवरी 2024 को लॉन्चिंग जो इसका प्लेस है वो क्या है, प्रक्षेपण स्थल? तो वही अपना श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, प्रक्षेपण यान कौन सा? पहले ही बता चुका, GSLV F14। मल्टीपल टाइम इसलिए मैं बोलता हूं कि आपको याद हो जाए। ठीक है, उसके बाद भी मुझे पता है कुछ लोग अब निद्रा की स्थिति में दीवारों से टिक गए होंगे, तो उन्हें मैं बता दूं कि 1000वीं बार रिपीट कर रहा हूं, इसके बाद सर रिपीट नहीं करने वाले। और ये मान लो थोड़ी देर के लिए उठ जाओ और यही मान लो कि अब दुनिया का ये एकमात्र सच है, बाकी सब मिथ्या है। तो लॉन्चिंग व्हीकल कौन सी है अपनी? GSLV F14। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका? मौसम का पूर्वानुमान लगाना। ठीक, कि बारिश से पहले बारिश का हम पता लगा लें, सुनामी आने वाली हो या बारिश नहीं होने वाली हो, सूखा होने वाला हो, ठीक है, बाढ़ आने वाली हो, तो इन सब चीज़ों को हम पहले जान जाएं। आपदा चेतावनी, ठीक, कि
सुनामी वगैरह या भूकंप वगैरह तो नहीं आ रहे हैं। और भूमि व महासागर की सतहों की निगरानी के लिए उन्नत मौसम संबंधी डेटा प्रदान करना, ठीक। और मौजूदा इनसेट 3D उपग्रहों के साथ मिलकर काम करना। 3D का मतलब 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशंस का मतलब होता है त्रिआयामी, ठीक, त्रिआयामी वो तो हिंदी हो गया। अब जैसे आपने क्यूब देखा होगा, क्यूब घन, तो उसमें ऐसे जो बने रहते हैं वो आयाम होते हैं, ठीक। तो उसके आधार पे ये कार्य करे। इसको आपको सिंपली याद रखना है कि F14 17 फरवरी 2024 GSLV F14 वो आप देखें, ये मौसम से संबंधित है, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, GSLV F14। अब ये आपका अगला प्रश्न हम देखते हैं। इसरो ने PSLV C58 मिशन के तहत एक्सपोसैट सैटेलाइट को कब लॉन्च किया? 26 जनवरी 2024, 15 अगस्त 2023, 1 जनवरी 2024 या 22 अक्टूबर 2023। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 1 जनवरी 2024। अब ये है क्या मिशन इसरो का, तो इसको हम देख लेते हैं। इसरो द्वारा लॉन्च पहला एक्सरे पोलरिमीटर उपग्रह यानी कि एक्सपोसैट जो है ये फर्स्ट टाइम इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया, तो 1 जनवरी 2024 को। इसकी लॉन्चिंग व्हीकल जो थी PSLV C58, ठीक है, PSLV C58 है। और जबकि PSLV का ये 60वां मिशन है, ये भी याद रखना, यहाँ पे नाम से कंफ्यूज मत होना। नाम में C58 दे दिया गया है, लेकिन मिशन की अगर बात करोगे तो 60वां है। इसका उद्देश्य क्या है, तो कृष्ण विवर यानी कि जो ब्लैक होल है ना, उसके बारे में जानकारी एकत्र करना। ब्लैक होल तो आप जानते ही होंगे कि एक चम्मच ब्लैक होल का भार कितना होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे आप लोग, ठीक है। इसे पृथ्वी की निचली कक्षा यानी कि LEO लो अर्थ ऑर्बिट में यानी कि लगभग 650 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थापित किया गया है। तो एक्सपोसैट आप याद रखोगे 1 जनवरी 2024, PSLV C58 इसका लॉन्चिंग व्हीकल है। PSLV का ये 60वां मिशन है, ठीक। और कहाँ पे, तो लो अर्थ ऑर्बिट में। और ये किससे संबंधित है, ब्लैक होल से। ब्लैक होल से कौन सा संबंधित है, एक्सपोसैट, ठीक है। तो इसके बारे में मैं बता ही चुका हूं। निर्माण प्लस ऐप आप डाउनलोड करें हमारे अधिक कोर्सेज के लिए, ठीक। और या कि संजय सर के द्वारा जो करंट अफेयर्स की PDF अपलोड की जाती है उसके लिए। अगर आपके पास ये निर्माण प्लस ऐप है तो MP के करंट अफेयर जाके आप वहाँ पे उसका आनंद ले सकते हैं। नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से, गूगल प्ले स्टोर से, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इस कोर्स के बारे में भी मैं आपको बता ही चुका हूँ। 90+ का दम जो हमारा मेंटोरशिप प्रीलिम्स ओरिएंटेड मेंटोरशिप चल रहा है। तो एक बार फिर से मैं बोलूँगा कि अगर आपका भी सपना है DC और DSP बनना, तो एक बार जाके इस कोर्स का डेमो इसी यूट्यूब चैनल पे, जो निर्माण प्लस का यूट्यूब चैनल है हमारा, उस पर आप चेक करें। उसके बाद मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आपको एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। क्लियर।